जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैंपस स्टडी में। आज जो हमारा टॉपिक होगा हमारा पुष्यभूति वंश। और चल क्या आ रहा है, हमारा हिस्ट्री चल रहा है और हिस्ट्री का टॉपिक है पुष्यभूति वंश। तो आज जो हमें पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है? पुष्यभूति वंश के। तो वंश कौन सा है? पुष्यभूति वंश है। पुष्यभूति वंश के बारे में आज हमें पढ़ना है, ठीक है। कहां पर शासन कर रहा है? ये कर रहा थानेश्वर हरियाणा में। चलो, कहां पर कर रहे हैं ये? हरियाणा में शासन कर रहे। समझ जाइए बस, कहां पर? हरियाणा। और हरियाणा में कहां पर? थानेश्वर। यहाँ तक पुलिस में 2014 में पुलिस में भी सवाल आया था, यहाँ से 2013 में पूछा गया था। इसका जो संस्थापक था पुष्यभूति वंश का, संस्थापक कौन था? नरवर्धन। संस्थापक कौन था? नरवर्धन इसका संस्थापक था। किस वंश का? पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक था नरवर्धन था। और नरवर्धन का जो उत्तराधिकारी था, इसका उत्तराधिकारी था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन नरवर्धन का उत्तराधिकारी, यहां लिख रहा नरवर्धन का जो उत्तराधिकारी था प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र राज्यवर्धन और दूसरा कौन सा था? हर्षवर्धन। और एक बहन थी, और बहन का क्या नाम था? राज्यश्री। इतनी बात बताओ, समझ में आ गई। वंश कौन सा है? पुष्यभूति वंश। वंश का जो संस्थापक था, ये संस्थापक था, और संस्थापक कौन था? नरवर्धन। और नरवर्धन का जो उत्तराधिकारी था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और इनकी एक बहन थी जिसका नाम क्या था? राज्यश्री। जब ये यहां पर शासन कर रहे थे तो उस समय कन्नौज का जो शासक था, यह हम कह सकते हैं मोखरी वंश। मोखरी वंश का जो शासक था, और शासक कौन था यहां पर? ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन ये शासन था, चल रहा था किसका? ग्रहवर्मन का। कहां पर? कन्नौज पर। चलो, इनका तो कोई ऐसा मुख्य योगदान नहीं रहा, लेकिन योगदान किसका रहा? जो शासन आता है प्रभाकर वर्धन के बाद यहां पर, कहां पर? थानेश्वर पर, राज्यवर्धन। राज्यवर्धन और हर्षवर्धन और राज्यश्री में का आप ही जो है भाई, तीनों बहन भाई हो गए, तो तीनों बहन भाइयों में इसमें काफी प्रेम था। तो राज्यवर्धन जैसे ही युवा राजगद्दी पर बैठा, तो राज्यश्री भी युवावस्था में आ गई, और उसके लिए जो है किसकी? वर की तलाश करनी शुरू कर दी। तो उस समय यहां पर शासन चल रहा था कन्नौज पर मोखरी वंश का, और उसका महत्वपूर्ण शासक था कौन? ग्रहवर्मन। तो इसने जो है अपनी बहन किसका? राज्यश्री का विवाह किसके साथ कर दिया? ग्रहवर्मन के साथ कर दिया। किसने? राज्यवर्धन ने। तो राज्यवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? ग्रहवर्मन के। उस समय जो है मालवा पड़ता है एमपी, और मालवा पर जो शासन कर चल रहा था देवगुप्ता। देवगुप्ता का शासन चल रहा था। कहां पर चल रहा था? मालवा। और मालवा कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब कारण क्या हुआ? कारण ये हुआ कि जब ये यहां शासन कर रहा था कौन? राज्यवर्धन, और ग्रहवर्मन कर रहा था कहां? कन्नौज पर। तो इसने जो है देवगुप्ता ने गोंड नरेश था, और गोंड नरेश कौन था? शशांक। इसके साथ मिलाए, इसकी सहायता की, हम कह सकते हैं इसके साथ मिला, और इसने जो है इन दोनों ने क्या करा? ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। हत्या का बदला कौन लेगा? अब राज्यवर्धन ही है। अब पता किसे लगा? राज्यवर्धन को, कि भाई ऐसा ऐसा हुआ कि देवगुप्ता ने गोंड नरेश शशांक के साथ मिलकर और किसकी हत्या कर दी? ग्रहवर्मन की क्या कर दी? हत्या कर दी। तो इसने जो है अपनी बहन के पति, और पति कौन है? ग्रहवर्मन,
क्योंकि ये जो था बहुत ज़्यादा प्रेम करता था अपनी बहन से, भाई बहन का प्यार ऐसा ही हो। तो इसने कहा भी था कि अगर तू झूठों की भी अगर मुझे बुलाओगी तो मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा, ठीक है। अब इसे बड़ी आहत हुई, किसे, राज्यवर्धन, वैसे हर्षवर्धन भी, लेकिन ये कम आयु का था उस समय, राज्यवर्धन ही शासक था। तो इसने क्या किया, आक्रमण करने की योजना बनाई। किसने, राज्यवर्धन ने। और इसने आक्रमण करने की तैयारी करी। कहां पर, मालवा पर। जैसे ही यहां से ये चला और चलने के बाद मालवा पर आक्रमण करा तो इन्होंने चाल खेल दी। किसने, देवगुप्ता ने और शशांक ने। वैसे इस चाल जो खेली थी वो शशांक ने खेली थी। शशांक ने क्या किया, धोखे से क्या कर दी, हत्या कर दी। और हत्या किसकी कर दी, राज्यवर्धन की, जो कहां का शासक है, थानेश्वर का। तो राज्यवर्धन की धोखे से हत्या कर दी। किसने, शशांक ने। और हत्या करने के बाद कन्नौज पर इसने अपना अधिकार कर लिया। किसने, शशांक ने। एक बात ध्यान रखियो शशांक के बारे में, शशांक ने जो है उस बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, या पीपल वृक्ष को कटवा दिया था, जिसके नीचे महात्मा बुद्ध ने तपस्या की थी और क्या करी थी, ज्ञान की प्राप्ति करी थी। तो उस वृक्ष को जो कटवाया था वो शशांक ने ही कटवाया था। इसलिए बुद्धों का ये संहारक भी कहा गया, किसे, शशांक को, क्योंकि इसने उस वृक्ष को कटवा दिया था जिसके नीचे महात्मा बुद्ध ने क्या की थी, ज्ञान की प्राप्ति की थी। और उसे किसने कटवाया था, शशांक ने। तो ये ध्यान रखिए, पॉइंट बिल्कुल खास है, ठीक है। अब शासन किसका आ गया, अब शासन आ गया हर्षवर्धन का। और कन्नौज पर शासन किसका आ गया, शशांक। कन्नौज पर जो शासन कर रहा है वो कौन कर रहा है, शशांक। और यहां पर थानेश्वर पर किसका आ गया, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन पहले, सबसे पहले हर्षवर्धन जैसे ही शासक बना तो इसने एक उपाधि धारण की, शिलादित्य की। तो शिलादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक था ये कौन, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने जो जैसी गद्दी पर बैठा तो इसने कन्नौज पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद यहां से शशांक को पराजित किया और यहां से भगा दिया और कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया। और राजधानी किसे बना दिया, कन्नौज। क्योंकि उस समय जो था उत्तर भारत का जो नगर था पाटलिपुत्र, उसने अपना स्थान खो दिया था। और वो स्थान किसने ले लिया था, कन्नौज ने। क्योंकि इससे पहले जो शासन चल रहा था वो ज्यादातर किस पर, पाटलिपुत्र पर चल रहा था। लेकिन उसने जो है था अपना स्थान खो दिया और वो स्थान किसने ले लिया था, कन्नौज ने। तो थानेश्वर के बाद ये राजधानी जो बनाई थी वो हर्षवर्धन ने बनाई थी। और राजधानी क्या बनाई थी, कन्नौज। इतनी बात बताओ समझ में आगे क्या, ठीक है। चले आगे, चलो। अब इसने क्या किया, हर्षवर्धन ने, ये पहले क्या था, शैव मत अनुयायी था, शैव मत अनुयायी। इसीलिए हर्षवर्धन को नीलहोत कहा जाता था। हर्षवर्धन जो था क्या था, ये शैव मत अनुयायी था, इसीलिए इसे नीलहोत कहा जाता था। जब ये शासन कर रहा था तो इसके शासनकाल में एक चीनी यात्री आता है। वो चीनी यात्री कौन है, ह्वेनसांग। चीनी यात्री कौन है, ह्वेनसांग। ये आता है किसके समय में आता है, हर्षवर्धन के समय में। जब ये भारत आया तो रास्ते में इसे कई बार लूटा गया। किसे, हर्षवर्धन को कई बार लूटा गया रास्ते में। लेकिन ये भारत जो आया था इसका उद्देश्य जो था, भारत में बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए आया था। ये बौद्ध धर्म के क्या अध्ययन के लिए भारत आया था। इसका उद्देश्य जो था बौद्ध धर्म से के अध्ययन से संबंधित था। भारत आने का जो उद्देश्य था, इसे कहा जाता है तीर्थ यात्रियों का राजकुमार। किसे, ह्वेनसांग को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। किसे, ह्वेनसांग को। तो ह्वेनसांग को तीर्थ यात्री, या हम कह सकते हैं उपनाम है इसका, ह्वेनसांग का तीर्थ यात्रियों का राजकुमार। तो तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, ह्वेनसांग को। ये एसएससी की दृष्टि, एसएससी एग्जाम जितने भी एग्जाम उसकी दृष्टि से
इंपॉर्टेंट है कि तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, ह्वेनसांग को कहा जाता है। ठीक है, ये भारत आया, इसके प्रभाव में हर्षवर्धन आ गया था, क्योंकि ये पहले शैव मत अनुयायी था, इसलिए इसे नीलोत्क कहा जाता था। और इसने ह्वेनसांग के प्रभाव में आकर कौन सा धर्म अपना लिया था या ग्रहण कर लिया था, बौद्ध धर्म। तो इसने जो है किसने, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म क्या कर लिया था, ग्रहण कर लिया था। इसने अपनी यात्रा का जो वृत्तांत है, अपने वृत्तांत को जो संकलित किया, इसकी एक पुस्तक है सीयू की, सीयू की पुस्तक जो है ये किसकी है, इसने अपने वृत्तांत को इसमें संकलित किया, किसने, ह्वेनसांग ने, सीयू की। ये चीनी यात्री था जो भारत आया, और इसकी जो पुस्तक है कौन सी है, सीयू की। ये ध्यान रखिए किसकी है, ह्वेनसांग की, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहता है कि ह्वेनसांग किसके में आया और फाहियान किसके शासनकाल में आया। तो है सही ह्वेनसांग और है सही हर्षवर्धन, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है सही ह्वेनसांग और है सही हर्षवर्धन। तो किसके शासनकाल में आता है, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के में, और फाहियान जो बच गया, फाहियान बच गया, तो फाहियान किसके में आया, चंद्रगुप्त सेकंड के। अब पुस्तक में भी कोई कंफ्यूजन की वाली बात नहीं। फाहियान की पुस्तक जो है फा क्यू की, मैंने बताया था वैसे फा के क्यू की है, लेकिन उसमें फे से फाहियान, फे से ही फा, तो उसमें तो फाहियान से ही, फे से ही दोनों बने हुए हैं, उसकी पुस्तक भी और उसका नाम भी। तो उसकी पुस्तक का मैं पता लग गया। तो जो बच गई कौन सी, सीयू की। तो सीयू की किसकी है, ह्वेनसांग की है। इतनी बात बताओ, समझ में आ गई क्या। तो इसकी पुस्तक कौन सी है, सीयू की, उसकी कौन सी है, फाक्यू की। तो ध्यान रखियो, इसमें सी है, उसमें फा है, बस इतना ही अंतर है। फे से फाहियान, फे से फाक्यू की, है से ह्वेनसांग, है से हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन किसके शासनकाल में आया था, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन की। इतनी बात बताओ, समझ में आ गई क्या। आगे चलांगे, चलो। ह्वेनसांग ने 1.5 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, 1.5 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में क्या किया, अध्ययन किया। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है, बिहार में। ये पड़ता है बिहार में। मैंने बताया भी था, इसे ध्वस्त करा था, कुमारगुप्त ने बनवाया था। इसका संस्थापक नालंदा विश्वविद्यालय कौन था, कुमारगुप्त था, लेकिन बाद में इसे ध्वस्त कर दिया कौन, मोहम्मद गोरी का सेनापति बख्तियार खिलजी। तो 1.5 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। और उस समय जो यहाँ कुलपति थे आचार्य शीलभद्र, तो आचार्य कौन थे, शीलभद्र थे। ये बताया जाता है कि ह्वेनसांग यहाँ 630 से और 645 ईस्वी तक रहा। तो कितने वर्ष, 15 वर्ष तक वो कहाँ रहा, भारत रहा था। 630 ईस्वी से और 645 ईस्वी तक, यानी कि 15 वर्ष तक वो क्या रहा, भारत रहा था। कौन, ह्वेनसांग। हर्षवर्धन ने कन्नौज, हर्षवर्धन ने 643 ईस्वी में किसे, ह्वेनसांग को सम्मानित करने के लिए एक सभा का आयोजन भी किया था। और यह आयोजन क्या किया था, कन्नौज में। किसे सम्मानित करने के लिए, ह्वेनसांग को सम्मानित करने के लिए हर्षवर्धन ने कहां पर, कन्नौज में एक सभा का आयोजन किया था। ह्वेनसांग, पहले थोड़ी सी और बात बता दूं, हर्षवर्धन ने व्यापार को विकसित करने के लिए, हर्षवर्धन ने क्या किया कि व्यापार को विकसित करने के लिए 3 दूत थे उसमें। और ये 3 दूत मंडल कहाँ भेजे थे, ये चीन भेजे थे। किसके लिए भेजे थे, व्यापार को विकसित करने के लिए। हर्षवर्धन जो है, क्योंकि नाम ही दोनों के आते हैं, हर्षवर्धन ने जो है, हर्षवर्धन के शासनकाल में क्या हुआ कि शूद्रों का उत्थान हुआ। या हम कह सकते हैं पुष्यभूति वंश में शूद्रों का क्या हुआ, उत्थान। तो इसके शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में शूद्रों का उत्थान हुआ। और शूद्रों को जो है ह्वेनसांग ने अनादा कहा। किसने, ह्वेनसांग ने क्या कहा, अनादा। इसका अर्थ क्या है अनादा का, अर्थात अन्न देने वाला। अन्न देने वाला क्यों कहा, क्योंकि ये कृषि से संलग्न थे। कौन, शूद्र। तो शूद्रों को जो क्या कहा, शूद्रों का उत्थान हुआ, उन्नति हुई। क्यों हुई,
क्योंकि इसने ये जो है कृषि से क्या थे, जुड़े हुए थे। ये बात ध्यान रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अनादा किसने कहा था, तो ये ह्वेनसांग ने कहा था, शूद्रों को अनादा कहा था। बात बताओ, इतनी समझ में आ गया? ठीक है, चलांगे। चलो, जब ये कन्नौज पर शासन कर रहा था तो यहां कर्नाटक पर बादामी या वातापी, और शासन चल रहा था किसका, पुलकेशिन सेकंड का, केशिन सेकंड। क्योंकि हर्षवर्धन ने अनेक युद्ध लड़े, बहुत युद्ध लड़े, और उसमें क्या करी, विजय प्राप्त की। अनेक युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की, लेकिन एक ही इस युद्ध में क्या हो गया था, वो पराजित हो गया था। कौन सा युद्ध है, देखो, यहां पुलकेशिन यहां से चला और कन्नौज से कौन चला, हर्षवर्धन, और यहां एक नदी है और नदी का नाम क्या है, नर्मदा। बात बताओ, समझ में आ गई क्या? यहां एक नदी है और नदी का नाम क्या है, नर्मदा है। यहां नर्मदा पर, नर्मदा नदी पर इनके बीच युद्ध होता है। किसके किसके बीच, पुलकेशिन सेकंड और हर्षवर्धन। और इसका जो वर्णन मिलता है ऐहोल प्रशस्ति, प्रशस्ति में मिलता है, जिसके रचनाकार हैं रवि कीर्ति। इसके रचनाकार हैं किसके, ऐहोल प्रशस्ति। ये जो युद्ध हुआ था नर्मदा नदी पर, इसका जो उल्लेख मिलता है ऐहोल प्रशस्ति में मिलता है, और जिसके लेखक कौन है, रवि कीर्ति। इस युद्ध में क्या हुआ था, हर्षवर्धन की क्या हो गई थी, पराजय हो गई थी। किसकी, हर्षवर्धन। और पुलकेशिन सेकंड की क्या हुई थी, इस युद्ध में विजय हुई थी। तो ध्यान रखियो, नर्मदा नदी है जिसके तट पर ये लड़ा गया था, किस किसके बीच, पुलकेशिन सेकंड और किसके बीच, हर्षवर्धन के मध्य ये युद्ध हुआ था। बात बताओ, इतनी पल्ला पड़ेगी क्या? देखो, जितने भी महत्वपूर्ण बातें मैं सारी ही बता के चल रहा, ठीक है, जो परीक्षाओं में आती है वो सभी। चल आगे, चलो। हर्षवर्धन जो था ये विद्वानों का संरक्षक था। कौन, हर्षवर्धन विद्वानों का क्या था, संरक्षक। इसके दरबार में कुछ प्रमुख विद्वान थे। सबसे प्रमुख तो है वैसे बाणभट्ट, दूसरा है मयूर। तो बाणभट्ट की पुस्तकें हैं जो संस्कृत भाषा में रचित हैं। कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में रचित है। और पुस्तक कौन सी है, एक तो कादंबरी और दूसरी कौन सी गुरुजी, दूसरी है भाई हर्षचरित। ये दो पुस्तकें हैं और दोनों ही तुम्हें याद होनी चाहिए। बाणभट्ट की दो प्रमुख पुस्तकें हैं, कादंबरी और हर्षचरित। हर्षवर्धन की भी है, लेकिन ये किसकी है, बाणभट्ट की दो पुस्तकें, कौन सी, कादंबरी और हर्षचरित। चलो, हर्षवर्धन की तीन पुस्तकें हैं जो प्रमुख हैं। तीन पुस्तकें कौन कौन सी है वो देख लो। पहली जो पुस्तक है नागानंद, नंबर 2 प्रियदर्शिका, और तीसरी क्या है, रत्नावली। ये प्रमुख पुस्तकें हैं, किसकी हैं ये, हर्षवर्धन की हैं। नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। तो इन पुस्तकों को देखो, बाणभट्ट की भी और हर्षवर्धन की भी, दोनों की ही पुस्तकें क्या हैं, खास हैं। चलो, अब क्या हुआ, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कहां पर शासन कर रहा था ये, कन्नौज पर। त्रिमूर्तियां हम कह सके, त्रिस्तरीय क्या हो गया, संघर्ष छिड़ गया। तीन स्तर क्योंकि उसमें तीन वंश थे। कौन सा था, गुज्जर प्रतिहार वंश, दूसरा कौन सा था, पाल वंश, और तीसरा कौन सा था, राष्ट्रकूट वंश।
तो ये हर्षवर्धन की जैसे ही मृत्यु होगी तो कन्नौज पे जो है 3 शासक थे, 3 वंश थे जिनमें आपस में जो है झगड़ा हो गया था। कौन कौन से थे? गुज्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश, या संघर्ष हो गया था। और कौन सा था? राष्ट्रकूट वंश। ये पूरा का पूरा पुष्यभूति वंश था जिसके बारे में हमने बताया। देखो एक तो भाई मेहनत कर लो, और थोड़ा सा ऐसा है कि स्टूडेंट क्या करें, रात तो भाई फेसबुक और व्हाट्सअप और ये फलाना डिगड़ा, तो इसमें कुछ नहीं रखा। अपना पढ़ाई अगर कामयाब होगी और नौकरी मिल गई तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। और कुछ ऐसा करें, अभी बता रहा 2 लाइन गा के, कुछ प्यार में पागल हो जाए और पागल होने के बाद वो समय बर्बाद करें, तो यो समय ऐसा चल रहा है, ये तुम्हारे लिए बेस्ट है, कीमती है, काफ़ी वैकेंसी आ रही हर डिपार्टमेंट में, तो इसलिए क्या करें, उसे छोड़ दो। वो तो फिर बाद के लिए काफ़ी समय है करते रहना, लेकिन फिलहाल समय क्या है? पढ़ाई का है, तो पढ़ लो। क्या है? देखो कुछ तो ऐसे करें, प्यार में पड़ जा। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे, मेरी आशिकी पसंद आए, हाँ मेरी आशिकी पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से, तू हुस्न के रंगों से लिखी हुई गजल है, तू प्यार के दरिया में खिलता हुआ कमल है। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे, मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। तो ये काम ना करे करो आशिकी तो सब हो जाएगी। या बतेरा समय पढ़ाई भी तो पढ़ाई का समय, ठीक है। और हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर ले करो, ठीक है, कर लियो उसे सब्सक्राइब, और लाइक भी कर दे करो, और हो सके तो टाइम हो तो थोड़ा कमेंट भी कर दे करो। और ये आस्की और पास्की से सब यहीं रहेंगी। नौकरी लग गई तो आस्की करिए, कौन मना करेगा? ना कोई मना करना, दोस्त ना यार ना रिश्तेदार, फिर तो फुल इंजॉय जीवन सुख में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।